Guys, go through the last lecture notes. Any doubts? सर आपने कल कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस और एल्कीन के बाद। कल लेक्चर था क्या अपना? सॉरी सर, ट्यूसडे। मुझे कल बोलने की याद है, सॉरी सर। सर तो उसमें एक था कि एक आपने पॉइंट लिखवाया था कि वन कायरल कार्बन इज ऑलरेडी देयर करके, और आपने एक रिंग वाला कंपाउंड दिया था, और सर आपने इसमें कुछ डी और एल फॉर्म लिखवा था। सर मुझे वो नहीं समझा। वो तो ये बताया था कि जो कायरल कार्बन बनता है उसका कार्बन डी भी हो सकता है, उसका कार्बन एल भी हो सकता है, और जो पहले से दिया हुआ है वो खाली कोई एक होगा। अगर डी है तो डी डी दोनों में रहेगा, दो प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं तो आप इमेजिन करो ये दोनों आपस में क्या रिलेशन होल्ड कर सर रहे हैं। स्टीरियोमर्स, यस। एनी अदर डाउट? क्या कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग? सर आपने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, और सर लास्ट पॉइंट ये था कि सी डबल बॉन्ड सी इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजन देन मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स। केमो सेलेक्टिविटी सर कीमोस्टेटिक का है। अच्छा, अभी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखा था, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखा था क्या? नहीं सर। इसमें मैंने बताया वो रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी सरफेस एरिया ऑफ मेटल, ऐसा कुछ लिखा है? No, sir. नो सर। Sir, sir, that's basic chemoselectivity. चलिए लिखिएगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अच्छा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने जीओसी में भी पढ़ा था। इसका दूसरा नाम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी है, ऑर्डर एक्चुअली सेम आता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पर बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना ये एचओएच ज्यादा हो जाएगा। या फिर बेटर वे रहता है स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। अगर पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो स्टेबल कम हो जाएगा, स्टेबल कम होगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा हाइड्रोजनेशन के लिए। और एक नया पॉइंट है जो पहले नहीं कभी बताया, यूसेबी भी नहीं है, वो है सरफेस एरिया। तो जो कैटलिस्ट होता है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, इसीलिए तो पाउडर के फॉर्म में लेते हैं सो दैट ज्यादा सरफेस एरिया मिल पाए। तो जितना सरफेस एरिया मेटल का कैटलिस्ट का ज्यादा होगा उतना हाइड्रोजनेशन का रेट बढ़ जाएगा। इतना कॉपी कर लो बेटा सबसे पहले। Sir, can you explain why surface area of metal is directly proportional? क्या बेटा? Sir, last point explain कर सकते हो please? Surface area of metal catalyst, because metal provides surface ना for the reaction, इसलिए वो पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, जितना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा उतना रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा।
Done, sir. सबने लिख लिया? Sir, yes, sir. Yes, sir. सर वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्यों होगा? बेटा पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतने ही तो हाइड्रोजन ऐड होगा, भूख जितनी ज्यादा होगी उतना खाना खाएंगे। हो गया? Yes, sir. इसमें एक स्टैंडर्ड सा ऑर्डर आप लिख लो, सो दैट आपको कभी कॉन्सेप्चुअली ना भी समझ में आए तो आप आंसर डायरेक्ट टिक कर दो। ये रेट का ऑर्डर है बेटा। हाइड्रोजनेशन का रेट है बेटा ये। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है बेटा। Those who have joined late, इसमें ऑर्डर में हेडिंग डाल देना रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ, Done, sir. ओके बेटा। Sir, your voice is breaking. I'm not speaking anything. My voice is not. लास्ट टू कंपाउंड्स में अलग क्या है सेम? बेटा लास्ट जो लास्ट वाला है उसमें 4 CH3 हैं और सेकंड लास्ट में 3 CH3 हैं। ये H है, राइटिंग गड़बड़ है ना, क्या करें। ठीक है। सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. सर फिफ्थ वाले कंपाउंड में 2 CH2 है ना? फिफ्थ वाले कंपाउंड में 2 CH3 एक ही कार्बन से लगा हुआ है। 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाले में 2 CH3। हाँ, अलग अलग कार्बन। ट्रांस है बेटा ये सिस है। आप सब लोग बेटा
जितने लोग भी हैं सब प्लीज बुकलेट अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट वीक का जो भी पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बुकलेट का ही डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर वाइज है लगभग वैसा ही जाएंगे, चैप्टर वाइज कह रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज वाइज, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट कर लेनी है, ठीक है। और जो कल का डाउट लेक्चर उसमें कोई भी जनरल डाउट्स आप पूछ सकते हैं, कोई थियरी पूछ सकते हो, पुराना डाउट्स पूछ सकते हो आकर के, ठीक है। चलिए इसको हटा दें बेटा। Yes, sir. यस सर। आप जीओसी में ये लिख लो, चेक जीओसी फॉर, एक मैंने आपको ये लिखाया होगा ये, और बेंजीन रिंग, और ये रेजोनेंस में 2 डबल बॉन्ड एंड आइसोलेटेड, इनका ऑर्डर आप जरूर चेक करिएगा। जीओसी में हाइड्रोजनेशन कराया है मैंने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सर यहीं बता दो ना ऑर्डर कैसे। इसी फॉर्म में आप लिख लो चेक जीओसी, ठीक है। बेटा क्या पूछ रहे हो? सर अब यहीं बता दो ना ऑर्डर क्या है। ऑर्डर नहीं बताऊंगा ना, वही तो चेक करना है रे, अजीब है, लिखा है चेक जीओसी फॉर दिस, फिर तुम चेक क्या करोगे? चलो वापस इधर आते हैं। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये क्या है कि इसमें अल्फा एच एक जैसे हैं। जब भी एल्कीन का हम चेक करते हैं ना तो हम लिखते हैं चेक अल्फा एच। अल्फा एच अगर ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, और स्टेबल ज्यादा हो जाएगा तो एचओएच कम हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो आप देखो इसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें है? इसमें 12 अल्फा एच, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसका एचओएच सबसे कम हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें अल्फा एच जो है वो 6 है, लेकिन ट्रांस से ज्यादा स्टेबल है तो उसका जो एचओएच है वो कम हो गया। क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा स्पेशल सा केस, इस पे ऐसा कहा जाता है कि ये 120 डिग्री एंगल पे है यहाँ पर, अगर इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो ये 109 डिग्री हो जाएगा एंगल sp3 कार्बन की वजह से। और वो नहीं चाहेगा ना 109 का मतलब क्लोज आना, बल्कि ग्रुप्स क्लोज नहीं आना चाहेंगे, तो दैट मीन्स ये सिस्टम जो हाइड्रोजनेटेड सिस्टम से ज्यादा स्टेबल हुआ कंपैरिजन वाइज, तो ये रेजिस्ट करेगा एडिशन। रेजिस्ट करने का मतलब है एचओएच कम रिलीज होगा। ऑल्दो ये मैंने पहले भी बताया होगा, बट फिर भी आप इसको दोबारा लिख दो। Should I remove this? Yes, sir. चलिए, अभी मैंने क्या लास्ट लेक्चर आपको विल्किंसन कैटलिस्ट बताया था? तो देखो हम लोगों ने जो अभी तक कैटलिस्ट यूज किए हैं ना, जैसे H2NI हो गया, H2PT हो गया, ये सारे जो मेटल कैटलिस्ट हैं, मेटल कैटलिस्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं, और अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन, हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और ये ओ है हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन। और अगर एक स्पेशल कैटलिस्ट एक्चुअली वो 1973 में डिस्कवर किया गया था, वो है विल्किंसन कैटलिस्ट C6H5 होल थ्राइस P होल थ्राइस RHCl। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें इस टाइप की कंपाउंड्स आपको बताए जाएंगे। इसका नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं ट्रिस ट्राइफिनाइल क्लोरो रोडियम, रोडियम एलिमेंट, ठीक है। और अगर तुमने ये कैटलिस्ट यूज किया हाइड्रोजन के साथ तो उसको बोलते हैं होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। क्लियर है बेटा? इसको कॉपी कर लो और ये चीज हाईलाइट कर लेना कि मेटल कैटलिस्ट आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, दैट इज व्हाई हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन।
एंड दिस इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट. दिस इज अ स्पेशल कैटलिस्ट विच इज सॉल्युबल. Some So these metal are catalysts are not soluble where? क्या बेटा? आपने रीजन बताया था ना, हेटेरोजेनस क्यों बोलते हैं इसे? दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो सब बच्चे. जो H2Ni, H2Pt, इन ये जो रिएक्शंस हाइड्रोजनेशंस के, इनमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि जो निकल, पीटी, जो मेटल्स हम चूज कर रहे हैं ना, दे आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. इफ दे आर नॉट सॉल्युबल तो वो होमोजेनस फेज नहीं रहता. तो हम लोग हाइड्रोजनेशन को क्या नाम देते हैं? हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन. एक स्पेशल कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट. अगर ये तुमने हाइड्रोजनेशन के टाइम पर यूज किया तो हम लोग हाइड्रोजनेशन को बोलते हैं होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, बिकॉज विल्किंसन कैटलिस्ट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. समझ में आया बेटा? yes sir. Done, sir. So यस. what is WC जो आपने H2 स्लैश में लिखा है? Wilkinson catalyst. विल्किंसन कैटलिस्ट. अच्छा ओके. Have you all copied? Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. गाइस, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि हमने हाइड्रोजनेशन को, हम अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में देखें तो हाइड्रोजनेशन इज नथिंग बट अ रिडक्शन. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. किसका रिडक्शन हमने कराया है? हमने कराया डबल बॉन्ड का रिडक्शन, हमने कराया ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन. तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते क्या है? इनको कहते हैं अनसैचुरेशन. राइट ना? अनसैचुरेशन, जो हाइड्रोजनेट होने के बाद सैचुरेट हो जाते हैं. तो अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूं अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन तो मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं. इधर एक को मैं बोलूंगा पोलर अनसैचुरेशन. देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स जहां पर डबल ट्रिपल तो होते हैं लेकिन वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होते. पोलर अनसैचुरेशन. जैसे अगर आप एल्डिहाइड्स की टोन्स का एग्जांपल उठा लो, उसमें सी डबल बॉन्ड तो होता है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, बट ये पोलर अनसैचुरेशन, ये नॉन पोलर अनसैचुरेशन नहीं. इसके अलावा नाइट्राइल एग्जांपल हो सकता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन ये नॉन पोलर अनसैचुरेशन नहीं है, ये पोलर का एग्जांपल है. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं नॉन पोलर अनसैचुरेशन. नॉन पोलर अनसैचुरेशन,
non-polar unsaturation. So non-polar unsaturation में you can write C triple bond C, you can write C double bond C, ये non-polar unsaturation में हो जाएंगे। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ बिकॉज अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, स्पेशली नॉन पोलर के बारे में। होता क्या है कि अगर आप पोलर को रिड्यूस कराना चाहते हो तो जैसे मैं दो स्पेशल रिएजेंट्स हैं, टू स्पेशल क्या मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, टू इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ polar unsaturation. Polar unsaturation. Two important reagents are used for reduction of polar unsaturation. Polar unsaturation के लिए एक तो यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रेशन भी बोल सकते हो। दूसरा आता है, कई बार ये नहीं भी लिखा होता है तो भी हम आंसर वही मान के चलते हैं। एक होता है NaBH4 फॉलोड बाय हाइड्रेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एंड वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो दोनों ही हाइड्राइड रिलीज करते हैं, H- देते हैं, लेकिन ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये मोर रिएक्टिव। तो ये एक्सपेरिमेंटली केवल पता चल सकता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर, है ना, रिएक्शंस देख के पता चल जाता है। तो ऑल्दो ये एल्केन से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट हम लोग एडवांस्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये याद रखना पड़ता है कि हम कोई सीक्वेंस में ऐसा बोर्ड जैसा नहीं जाएगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खाली प्रिपरेशन एल्केन का चलेगा, जो भी उसमें इन डेप्थ एनालिसिस आएगा वो सब हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट दोज रिएक्शंस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो यूज होने वाली है, तो हम लोग शुरू से इसको याद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सर जैसे पहले एक पीछे है का लिखे एलडी, दोनों। Yes, sir. एक मिनट, जैसे एल्डिहाइड है, इसको चुप रहो, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड टू एल्कोहल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन आल्सो बी यूज्ड। फिर कीटोन, कीटोन RCHOH। देखो अगर ध्यान से देखोगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने क्या किया है, ये जो कार्बन इसको एक H दे दिया और एक इस ऑक्सीजन को H दे दिया, देखो बन गया ये, समझे ना। इधर भी वही काम, इसको H दिया, इसको H दिया, ये हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो कार्बन वाला H है, यहाँ का H, ये तो यहीं से आएगा H- से, लेकिन ऑक्सीजन पे जो H है वो हाइड्रेशन से आता है, ठीक है। इतना याद नहीं भी रखना है तो चलेगा, अभी के लिए इतना कोई नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसा। फिर एक एस्टर रहता है, एस्टर, इसमें भी देखो पोलर अनसैचुरेशन है, लेकिन इसमें क्या AN-DN वाली रिएक्शन याद करो, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाई थी, तो इसमें ये हिस्सा टूट जाता है, बनता है अल्कोहल, ये कम रिएक्टिव है, यहाँ से रिएक्शन करना बंद कर देता है। फिर इसमें अगर तुमने एसिड लिया होता तो भी आपको एल्कोहल ही मिलता। फिर इसमें एक है RCN का, तो ये RCH2NH2 बनाता है, रिडक्शन हो रहा है। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है और अलग सा, आप देखो तो इसमें भी AN-DN आप सोच सकते हो, लेकिन ये AN-DN जैसा होता है, लेकिन आप उस तरह से समझ नहीं पाओगे। इसको आप याद रखना RCH2NH2 वाली स्टाइल, RCH2NH2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ऑल्दो ये बाद में मैं बता सकता था, बट मैंने जानबूझ कर ये सब लिखा बिकॉज ये आपको खूब अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग से जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो बार बार लिखूंगा, सो दैट धीरे 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 वो आपको याद भी हो जाए। तो हम एग्जाम्पल अभी करेंगे, पहले आप यहाँ से कॉपी करना शुरू करो, ठीक है। Yes, sir. हो जाए तो बताइए, आई कैन चेंज द पेज।
Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. सर आपने फर्स्ट लाइन में फॉलोड बाय हाइड्रेशन लिखा है. हाइड्रेशन बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रेशन. ठीक है. यस सर. सर ये रिएजेंट नॉन पोलर पे काम नहीं करेंगे? क्या बेटा? सर ये दो रिएजेंट्स नॉन पोलर पे काम नहीं करेंगे? मेरे को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो आप. काम नहीं करेंगे इतना तो समझ में आया, ये दो रीजन भी समझ में आया. सर अगर हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया तो उस पे ये दोनों काम नहीं करेंगे? हम नहीं काम करते, मैं एग्जांपल अभी लूंगा. Done, sir. So wait. सर ये देवेन को चुप रहने बोलो ना प्लीज. Yes, sir. सर यस. सर रिंग भी अनसैचुरेटेड होते हैं तो वो किस अनसैचुरेशन में आएगा? नहीं बेटा, रिंग में क्या सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं ना, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं. ओके. ठीक है. तो फिर उसे भी अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? हाँ, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, लेकिन वहां पर जो बात है ना, वो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है. हाँ, रिंग अगर तोड़ दी जाएगी तो फिर वो रिएक्शन हो जाती है, लेकिन वो एल्केन टाइप की रिएक्शन है, एल्कीन और एल्काइन टाइप की रिएक्शंस नहीं होती. ओके सर. बेटा दें. No, sir, please wait. सर इधर हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोर रिएक्टिव है क्या एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड? यस बेटा. ओके सर.
तो सेकंड लास्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेम है ना? हाँ हाँ सर हम्म सर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले रिएक्शन में एक और ऑक्सीजन किधर गया? रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का आना। ओके हम यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं बेटा, हम केवल ये लिख रहे हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके सर ये लर्न करना है क्या? ये बिल्कुल मतलब लर्न क्या करना है, तो छोटी छोटी चीजें यार, अल्कोहल अल्कोहल सब में ज्यादा बन रहा है, एक आध छोड़ दो तो मिटा दे बेटा, इसको हटा दे। Yes, sir. सर एक Why I have written all these things? क्या आप जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम पिक करते हैं, ये इसको ध्यान से देखो। ये बताइए बेटा, इसमें खाली पोलर अनसैचुरेशन है, खाली नॉन पोलर है, या दोनों प्रेजेंट है? दोनों दोनों प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन H2 या फिर H2 से पहले मैं ये लिखूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो फिर क्या बनेगा बेटा? सर अल्कोहल कौन से हिस्से पे आप अटैक कराएंगे और कौन से हिस्से पे अटैक नहीं होगा? ऑक्सीजन नीचे वाले डबल बॉन्ड पे होगा। और दूसरे डबल वाला पे बॉन्ड नहीं पे होगा। पूरी चीज आपको बतानी है कि भाई C डबल बॉन्ड C विल रिमेन unaffected and C double bond will get सर आपका वॉइस ब्रेक है। आवाज कट हो रहा है। यस सर। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। सर वॉइस लैग हो रहा है। हिस्से पर रिएक्शन हो रहा है, कौन सी रिएक्शन? ओह, सर अब ठीक है सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अभी सर अब आ रही है। आ रही है सर। So I was just saying कि आपको ये पता होना चाहिए दोनों में से कहाँ पर रिएक्शन होगा। फिर if I give you H2Ni and I write one more, तो बताइए कहाँ अटैक होगा? सी डबल बॉन्ड सी पे। दिस इज कॉल्ड केमोसेलेक्टिविटी, है ना। अगर मैंने H2Ni दे दिया और 2 मोल्स लिख दिया, तो बताइए क्या प्रोडक्ट होगा? सर दोनों ही देंगे। ठीक है। यस यस सर। इस पर मैंने लिख दिया विल्किंसन कैटलिस्ट, तो बताइए क्या बनेगा? सर सी ये लिख देना, विल्किंसन कैटलिस्ट इज regioselective for non-polar unsaturation. For non सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर नहीं आ रही अभी। क्या बेटा? सर आवाज नहीं आ रही है। सर बीच बीच में मैं बोल आवाज नहीं नहीं आ रहा रही। हूँ। Have you copied? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सर वेट। तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? सर सेकंड वाला प्रोडक्ट कैसे बना?
सेकेंड वाला बेटा केमो सिलेक्टिविटी होती। लास्ट लेक्चर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर सी डबल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ साथ सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट हो तो नॉन पोलर वाले पे अटैक होता है, केमो सिलेक्टिविटी है। ओके सर। सर आपने विल्किंसंस कैटलिस्ट के बारे में जो पॉइंट बोला था वो रिपीट कर सकते हो प्लीज? Yes, but I said Wilkinson catalyst is regioselective for non-polar unsaturation. So in the presence of polar unsaturation, H2WC will reduce only non-polar part. ओके सर। तो AlH4 नॉन पोलर अनसैचुरेशन को कभी सैचुरेट नहीं कर पाएगा ना, एक्सेस में हो तो भी। LiLH4 ना वो एक आध एक्सेप्शनल केस है, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ओके। एक्सेस की बात नहीं है, वो वैसे भी कर देता है, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको फ्यूचर में करेंगे। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर लास्ट वाले में जब हमने विल्किंसन कैटलिस्ट यूज किया है तो उसमें रेडियोसिलेक्टिव के लिए हम लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कैसे फाइंड करेंगे? लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं बेटा, नॉन पोलर के लिए रेडियोसिलेक्टिव ऐसा है। सर फिर हम इसमें डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड होता है ना उसमें। अच्छा तुम रेडियो से उससे कंफ्यूज तो केमो सिलेक्टिविटी लिख लो अगर कंफ्यूजन है तुमको। वो मतलब WC जो है ना, जैसे H2Ni था तो वो दोनों को भी कर सकता था, WC वाले में वो खाली C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को करेगा, ऐसा है। ओके सर, वो किसी और की तरफ देखता नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। यस यस अंडरस्टूड। Should I remove this बेटा? Yes sir. So ये था आपका प्रिपरेशन मेथड हाइड्रोजनेशन से। अब लिखिएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट में डालेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सर आप लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? एल्काइल हैलाइड क्या बेटा? सर वो लास्ट वाला पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं? रिपीट क्या करूँ, लिखा हुआ है, कॉपी करना है। ओके सर। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड तो एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड लिखते हैं। जो इसमें पहला सबसे पहले एल्काइल हैलाइड वाला आ रहा है, उसमें हम लोग यूज करेंगे रिएजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है। वो ग्रेनार्ड करके भी इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन स्टाइल में बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उससे क्या अपने को स्पेलिंग क्लियर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है RMgX, RMgX। सो RMgX जो है ना, इसकी खास बात क्या है कि R का मतलब एल्काइल, एल्काइल मींस मेटल, मेटल सॉरी एल्काइल मींस कार्बन, सो कार्बन इज कनेक्टेड विद Mg मींस मेटल। तो ये एक क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का जो ये कार्बन मेटल बॉन्ड होता है ना, ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है, हाईली पोलर। तो इसकी वजह से R पे माइनस चार्ज आएगा, यू एग्री? और जब R पे माइनस चार्ज आएगा तो RMgX के अंदर दो कैरेक्टर आएगा, एक कैरेक्टर होगा हाईली बेसिक और एक कैरेक्टर होगा हाईली न्यूक्लियोफिलिक।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? मैंने बोला कि RMGX का जो RMG बॉन्ड है ना, दैट इज हाईली पोलर, और उसकी वजह से R पे माइनस चार्ज आता है। तो R पे माइनस मतलब कार्बन पे माइनस, कार्बन पे माइनस मतलब बहुत अच्छा बेस होता है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो RMGX के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो होता है हाईली बेसिक और हाईली न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है? यस सर। पहले इतना लिख लो बेटा। सर आपने सी सिंगल बॉन्ड मेटल के नीचे क्या लिखा है? हाईली पोलर। ओके सर। हो गया? यस सर। यस सर। ये जो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमें पढ़ना है वो है बेसिक कैरेक्टर। तो इस बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे वी विल प्रिपेयर एल्केन। नाउ हाउ? बहुत सिंपल है, देखो RMGX मैंने ये लिखा, RMGX का रिएक्शन मैंने करा दिया H2O से। देखो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, सल्फर से कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, Cl से कनेक्टेड हो, ये सब तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गए। कोई भी कंपाउंड जैसे एक्टिव मिथाइलिन ले लो, RCO CH2COR, ठीक है, एल्कोहल ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इवन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ, एल्कीन नहीं ले सकते, एल्कीन नहीं ले सकते, एल्केन नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा इनसे आप समझ लो कि एल्काइन से जो ऊपर है सारे के सारे आप एसिडिक एच के उसमें ले सकते हो। तो R का काम है एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट करना, यानी सीधे जाएगा, H उठाएगा, RH बनाएगा, डन। रिमेनिंग पार्ट क्या है? Mg ऑलरेडी कनेक्टेड विद X और वाटर का OH आ गया। किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोल दो बेटा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। फिर इसमें मान लो एल्कोहल ले लो, R-OH, तो R तो क्या लेगा? H, RH बनाएगा। हर बार एल्केन तो बन ही रहा है। आप देखो ना, यू आर गेटिंग एल्केन, द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट इन दिस केस? Mg ऑलरेडी कनेक्टेड विद X और इधर क्या आ जाएगा? O, R-। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? नो सर। ये टर्मिनल एल्काइन ले लो, उसमें से H निकाल दो तो बनाएगा फिर से RH। जो बच गया वो क्या है? MgX C ट्रिपल बॉन्ड CR-। सिंपल सा आपको लिखने का स्टाइल आ गया। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लो। सर ये नीचे जो आपने लिखे हैं तो दे कैन बी यूज्ड, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जो मैंने लिखे हैं
वो सब ये हैं जिनके एसिडिक एच को RMGX निकाल Okay, sir. सकता है। सर अब ये Mg के साथ जो बना है सर उससे अल्काइल हैलाइड बनेगा ना? क्या? सर जो Mg के साथ अब जुड़ा है सर, अब उससे अल्काइल हाँ। हैलाइड बनेगा ना? एल्काइल हैलाइड क्यों बनाना है हमको? अच्छा सॉरी सर, मैंने टॉपिक ही गलत पढ़ा। बेटा एल्केन बनाना है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तुम ये पूछो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाए एल्काइल हैलाइड से। सर यस बेटा। तो आपने जो कट किया है इनमें क्या प्रॉब्लम आ गया जिससे एसिडिक एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता? क्या चीज कह रहे हो पहले वाले में? सो जो आपने नीचे कंपाउंड्स के लिस्ट दिए हैं उनमें से लास्ट के तो आपने कट किए हुए हैं, सो तो इनमें क्या बिकॉज those alkenes and alkanes are not acidic enough to react with RMGX, ऐसा करके लिख लो। ओके सर। इसमें लिखना है कि they are not acidic enough, right? They are not acidic enough to react with RMGX. डन सर। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? Acid plus base, acid base reaction। ओके ये हो गया, सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अब आते हैं इस पे, बिकॉज हमने मेन हेडिंग क्या डाली है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमने बनाया किससे एल्केन? RMGX से। सो क्वेश्चन अराइजेस हाउ डू वी गेट RMGX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड? तो प्रिपरेशन जो होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसके लिए हमको एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ती है। तो एल्काइल हैलाइड में जब हम Mg डालते हैं ना ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाता है RMGX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। एक्चुअली जिस तरह से लिखा गया उतना सिंपल है नहीं। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका। इसमें एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हो, एराइल हैलाइड भी ले सकते हो, मतलब ARX भी ले लोगे तो भी आपको वही मिलेगा उसी स्टाइल में, ARMGX। ठीक, और फर्दर रिएक्शंस भी उसी स्टाइल में होंगी। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये क्या होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है, ये ब्रेक हो जाता है RMGX, ये ब्रेक होता है MgX2 में और R2Mg में। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। सॉल्वेंट होता है ईथर,
मान लीजिए कि ईथर आपने सिलेक्ट किया ये तो ईथर के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना के रखता है, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को, बट अब लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं इसको भी। सो मेन काम केवल इतना है, Rx plus Mg given Rmgx and we are going to use this Rmgx as a base। क्या सबको समझ में आ रही थोड़ी बहुत चीजें ये? यस सर। ये कॉपी कर लो, तो मैं इसके लिए नीचे वाले पार्ट के लिए नोट दे देता हूँ। सर वो RX plus MG के रिएक्शन में कैटलिस्ट या सॉल्वेंट क्या दिया है वो ऊपर? ड्राई ईथर बेटा। Okay. सर RI ग्रेटर देन RBI ये बेसिसिटी ऑर्डर है क्या उनके? ये बेसिसिटी नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके सर। सर आप वापस बता सकते हो कि वो स्टेबल कैसे होते हैं? वो नोट लिखा रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबल होता है। सर आपने R माइनस अलग क्यों लिखा है नीचे? क्या क्या अलग लिखा है बेटा? R माइनस। कोई बताएगा क्या ये क्या पूछ रहा है और कोई आंसर दे सकता है? सर RMGX है ना, उसके नीचे आपने R माइनस सर्कल करके अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि RMGX का जो R माइनस वाला पार्ट है वही है एक्चुअल बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक साइट। ओके सर। है ना, मतलब हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मतलब तुमने खाना खाया, तो तुमने खाना खाया मतलब तुम्हारी बॉडी के किसी पार्ट ने खाना खाया ना, तो वो उसकी बात है। उसी तरह RMGX पूरा कंपाउंड है, लेकिन इसमें कौन है जो बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक है, तो बोलते हैं वो R है। कोई कंफ्यूजन न रह जाए इसलिए उसको सेपरेट R माइनस करके लिख के दिखाया, ऑल्दो R माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के नीचे आपने जो रिएक्शन लिखा वो किसके लिए? क्या बेटा? सो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, उसके नीचे आपने एक ARX plus MG वगैरह लिखा है ना, तो वो किसके लिए? वो एराइल है, RX होता तो एल्काइल है। अच्छा। तो 2RMGX जो ब्रेकडाउन होता है उसका प्रोडक्ट्स आप एक बार रीड कर सकते हो प्लीज? MgX2 plus R2Mg बेटा, MgX2 plus R2Mg। थैंक यू सर। सर सबसे लास्ट में क्या लिखा है आपने रिएक्शन के बाद? तो MgX ब्रेक होता है उसके बाद। उसके बाद MgX2 plus R2Mg। सर उसके नीचे सर्कल किया है ना? उसके नीचे ये RMGX बीच में लिखा है और ऊपर है C2H5 OC2H5, नीचे भी C2H5 OC2H5। उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं सॉल्वेंट। C2H5 OC2H5 ईथर है, सॉल्वेंट। सर वो R2RMGX वाला रिएक्शन क्यों है? चलो नोट लिखो बेटा। सर एक मिनट। लिखिएगा, actual structure of RMGX is very complex. Actual structure of RMGX is very complex. It has been proved by experiment. It
it has been proved by experiment that for most Grignard reagents, there is an equilibrium. So experiment के बाद क्या बोला? Experiment that for most Grignard reagents, there is an equilibrium. There is an equilibrium. There is an equilibrium between RMGX and dialkyl magnesium. Between RMGX and dialkyl magnesium. Grignard reagent is capable of forming a complex. Grignard reagent is capable of forming a complex with a solvent. Sir, can you repeat after RMJ? जो नीचे मैंने बनाकर दिखाया ना बेटा, ये वाला हिस्सा, इसी का यही है कॉम्प्लेक्स सॉल्वेंट जो बात कर रहा है. दोबारा बोल देता हूँ. Grignard reagent is capable of forming a complex with a solvent. This is an important factor. This is an important factor in the formation. This is an important factor in the formation and stability of Grignard reagent. Sir, can you repeat after formation? कोई इसकी मदद कर दे. Somebody please help him. And stability of Grignard reagent. हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. याद रखना, कई बार THF करके भी सॉल्वेंट आपको दे सकता है. THF, तो जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं प्लस Mg लिख देता हूं और यहाँ THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. सुना होगा, पहले भी मैंने ये लिखा था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. ये IUPAC नेम से लगातार बताता आ रहा हूं, अब तक तो तुम लोगों को याद हो गया होगा. ये इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा. ये भी आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. आप मानकर चलिए कि लगभग एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चंस विद दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फंक्शंस बहुत हैं. वो यहाँ भी यूज हो रहा है, आगे एल्काइल हैलाइड चैप्टर आएगा उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स आएगा, एल्कोहल्स आएगा, उसमें भी हम लोग ये पढ़ेंगे. यानी लगभग हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको हटा दें बेटा. क्वेश्चन दूं मैं आपको? Yes, sir. सर तो वो भी एक तरह से ये बन जाता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्या बेटा? So even THF becomes a Grignard reagent in the end, na? THF is not a Grignard reagent. THF is a solvent. Last sir, product. प्रोडक्ट तो ये है, इधर से आया है, इसका कोई रोल नहीं, खाली डिसॉल्व कर रहा है बेटा. अच्छा, ओके. नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ गया. तुम मान लो इफ यू टेक बाथ्स, तो तुम पानी का पार्ट थोड़ी ना हो जाते हो, तो ये तो खाली डिसॉल्व कर रहे हो. हाँ तुम सर, वैसे समझ ही गया. हो. समझ गए क्या? प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है ना? हाँ, प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सर वही पूछ रहा था. ये तुम्हारा C9H4 कंपाउंड दिया हुआ है A, और इसका रिएक्शन तुमने करा दिया है CH3 MgCl के साथ. ड्राई ईथर इज द सॉल्वेंट
और एक्सेस में ये ले लिया है तुमने, ठीक। और तुमको मिलता है 4 मोल्स ऑफ मीथेन गैस। तो ये बताओ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ ए, स्ट्रक्चर आप शेयर करिए व्हाट्सएप पे, क्विक देखते हैं पहला कौन होता है नंबर वाइज। फटाफट सोचिए बेटा, स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है ए के लिए, क्विक। सर वो C9H4 है क्या? C9H4 है बेटा, अजीब सा लग रहा है लेकिन है तो यही। ओके सर। सर आपने 4 मोल ऑफ CH4 के बाद क्या लिखा है? कोई बताएगा इसकी मदद करेगा? गैस। ओके। वेरी गुड बेटा। और भी बच्चे आंसर दें बेटा। वेरी गुड।
सबने सोच लिया बेटा? Should I discuss? So just a minute, sir. Very good. चलो डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर व्हेन यू राइट आंसर, ये एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एसिडिक एच होल्ड करता है? क्या वो बेंजीन हो सकता है? आंसर है नहीं, इसके पास वो एसिडिक एच नहीं है। क्या वो एल्कीन हो सकता है? आंसर है नो। क्या वो एल्केन हो सकता है? आंसर है नो। फिर वो कौन है जिसके पास एसिडिक एच होता है? टर्मिनल एल्काइन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो Yes, sir. पहली चीज आपके माइंड में ये आनी चाहिए। दूसरा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है आइसोमेरिज्म के टाइम पे। कितना आएगा बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? किसी ने निकाला है? एनीवन? So is it 6? 8 देखो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ये होता है फॉर्मूला। आप रख कर देख लो। तो 9 प्लस 1 माइनस 4/2, इधर कुछ नहीं है। कितना आएगा? 8 आएगा बेटा, 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और तुमको टर्मिनल हाइड्रोजन के अलावा कोई एसिडिक एच देने वाला नहीं है। और एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एसिडिक एच कैसे आप सोच पाओगे? ऐसा होता है 2। तो आप क्या कर सकते हो इसमें? आप थोड़ा सा मॉलिक्यूल को बड़ा सोचो और इतने हिस्से को आप 4 जगह बना लो। इतने हिस्से को आप 4 जगह बना लो तो आपके पास 4 टर्मिनल अल्काइन आ गए, टर्मिनल हाइड्रोजन आ गए। अब इन चारों को जोड़ दो। देखो फैंटास्टिक तरीके से आपको 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ये क्रॉस चेक हो गया कि भाई ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और टर्मिनल एच सारे यहाँ आ गए। क्लियर है बेटा? Yes, किसी sir. को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कॉपी कर लो ये। Should I remove this? Should I give you another question? सर वो लॉन्ग चेन वाला क्यों नहीं होगा? क्या बेटा? सर वो लंबी कार्बन चेन वाला क्यों नहीं होगा? लंबी कार्बन चेन वाले में कितने एसिडिक एच डाल सकते हो? टर्मिनल एच केवल एसिडिक होता है ना। लंबी चेन में तुम कैसे टर्मिनल एच इतने डालो? 2 ही तो डाल सकते हो ना। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड वाला। तो एंड में कितने डाल पाओगे? अगर लंबाई बना दोगे तो 2 ही डाल सकते हो, हमको 4 चाहिए। इज इट क्लियर? ओके सर। तो इधर लेफ्ट साइड में आपने क्या एक्सप्लेन किया था जब आपने बेंजीन को कट किया? मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था बेटा कि ये सारे कंपाउंड उतने एसिडिक नहीं होते हैं। तो ये सारे तो हमने इनको एक्सप्लोर ही नहीं करना, उसको हटा देंगे। हो गया बेटा? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है।
Done, sir. एक और अच्छा क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखिएगा। 1.37 grams of normal butyl bromide are converted into Grignard reagent. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। 1.37 grams of normal butyl bromide, normal butyl का मतलब straight line, हाँ, normal butyl bromide are converted into Grignard reagent. लिख लिया? Yes, sir. What volume of butane is measured? What volume of butane is measured over water at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius and 750 mm pressure? 750 mm pressure will be produced on addition of water to Grignard reagent. On addition of water to Grignard reagent. So can you repeat once more? Let me complete first. A Grignard reagent. Further लिखिएगा, aqueous tension of water at 20 degrees Celsius is, aqueous tension of water at 20 degrees Celsius is 17.4 mm. 17.4 mm. सबने लिख लिया बेटा? अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन। 1.37 grams of जिन्होंने कॉपी कर लिया लिख लिया वो सॉल्विंग शुरू कर दें, टाइम कम है अपने पास। 1.37 grams of normal butyl bromide are converted into Grignard's reagent. First off, what volume of butane measured over water at 20 degrees Celsius and at 750 mm pressure, 750 mm pressure will be produced on addition of water to Grignard's reagent? Aqueous tension is 17.4 mm. सबने लिख लिया? Yes, sir. फटाफट आंसर बताइए बेटा। इसमें अपना गैसेस स्टेट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन ये लिंक करके एक नया क्वेश्चन समझ लो फ्रेम हुआ है। ट्राई टू गेट आंसर। So can you once more tell water tension? Aqueous tension है बेटा 17.4 mm, 17.4 mm.
गया? सर प्लीज वेट। याद रखना बेटा, गैस स्टेट में पढ़ाते हैं कि जो ड्राई गैस होता है ना, केवल उसके लिए ही ये गैस लॉज वाले लगाने हैं, इक्वेशंस वगैरह पीवीएस को एनआरटी जैसे लगानी है, तो केवल ड्राई गैस के लिए एप्लीकेबल है, एक्वस के लिए नहीं है। तो जब कभी भी आपको इक्वेशन लगाने की जरूरत पड़ती है तो एक्वस टेंशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप समझ के करना। कर लिया? ये आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसमें तुमने Mg डाल दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक, फिर इसमें तुमने वाटर डाला तो ब्यूटेन बन गया। इसको आपने जो है वो मेजर किया ओवर वाटर, ऐसा करके लिखा हुआ है ब्यूटेन को। ठीक है, तो वो कह रहा 1.37 ग्राम है ये एल्काइल हैलाइड, तो बताइए कितने मोल्स होंगे? 0.01। 1.37, इसका मोलर मास कितना है बेटा? 137 ना? यस। तो 0.01, तो ये जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स ये भी मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रोसेस ही वही है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया अपने को, और पीवीएस को एनआरटी लगानी है फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए। तो प्रेशर जो है लेकिन यहाँ पर 750 नहीं रख सकते, 750 माइनस 17.4 रखना पड़ेगा, और ये एमएम है तो 760 से डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम लीटर में निकलेगा। नंबर ऑफ मोल 0.01, आर की वैल्यू 0.0821 रख दो, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू होता है। और टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है इसमें? 20 दिया है 20, ना, तो 293 293। रख दो। ये यहाँ से आपको वॉल्यूम आ जाएगा। कॉपी कर लो बेटा, जिसका आ गया आंसर वेरी गुड, अदरवाइज यू कॉपी दिस। बड़ा आसान था, लेकिन यही है कि वो दो चीजों को उन्होंने मिक्स कर दिया, जीओसी और इसमें ऑर्गेनिक का, जीओसी बोल रहा हूँ, गैसेस स्टेट। तो इस तरह की क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपको, ये कॉपी कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम लोग सबसे पहले बुकलेट का डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज यू कंप्लीट दैट बुकलेट, रिएक्शन मैकेनिज्म का हर एक क्वेश्चन ट्राई करिए, कंप्लीट हो जाता है। और स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाइए, कहीं से भी मत टिक करना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। ठीक है? बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा।